देखिए कि राजस्थान की नज़र फ़िलहाल इस कैबिनेट मीटिंग के ऊपर है कि क्या फ़ैसले इस मीटिंग में लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज करीब 3 महीने बाद जो कद्दावर मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा वो कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से वो लगातार तमाम बैठकों में नहीं जा रहे थे। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी और काम संभाल रहे हैं और काम शुरू करें, तो आज वो यहाँ पहुँच भी गए हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इनके अलावा जितने भी कद्दावर मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर से लेकर के मदन दिलावर और बाकी जिम्मेदार जो मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। कई महत्वपूर्ण मसलों के ऊपर बातचीत की जानी है। ख़ासतौर पर आगामी जो राइजिंग राजस्थान है उससे जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की जा रही है। ख़ासतौर पर राइजिंग राजस्थान के तहत जो उद्योगों से जुड़ी रियायतों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जानी है, खनन नीति को लेकर के बातचीत की जानी है, हीलिंग इन पॉलिसी को लेकर के बातचीत यहाँ पर की जानी है। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएँ की जा रही है। करीब 1 घंटे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद 1 घंटे करीब मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बैठक होगी और करीब 5 बजे यहाँ पर मीडिया से वार्ता करते हुए ये बताया जाएगा। जो भी प्रेस ब्रीफिंग कराने की जिम्मेदारी जिन मंत्री को मिलेगी वो बैठ करके प्रेस वार्ता में बताएंगे कि इन मुद्दों पर जो है मोहर लग चुकी है और ये फैसले कल से जो है लागू होने वाले। तो कैबिनेट की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर कर्मचारियों से जुड़े मसले को लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है। जो मंत्रालय कर्मचारी है उनकी पे ग्रेड को बढ़ाने के मसले पर तमाम कर्मचारी वर्ग की नज़र है, तो वो क्या फैसला होता है यहाँ पर देखा जाएगा। खनन नीति, क्योंकि राजस्थान जो है खनन के मामले में एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो बहुत मायने रखता है। ऐसे में खनन नीति में जो है अनुमोदन होने के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऊर्जा से जुड़े जो मसले थे उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो चुनौतियाँ थी, जो सारी चीज़ें थी, उसके बाद में यहाँ पर बातचीत की जा रही है और नई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। तो अनुमोदन करने के बाद में उसमें भी कई महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मंत्री हैं, देखिए बिल्कुल एक तरह से सीधा इशारा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है अभी तक जिस तरह का उनका जो नज़रिया, जो अंदाज़ देखने को मिल रहा था, लगातार जो है वो मंत्रियों के पास, राज्य मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास और अधिकारियों के पास अपनी चीज़ें, शिकायतें लेकर के जा रहे थे। कल इस मामले में एक तरह से देखा जाए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज भी कसा था। उसके बाद में आज यहाँ पर ये खुद पहुँचे और जिन चीज़ों को लेकर के लगातार बातचीत करते रहें, शिकायतें करते रहें, सवाल उठाते रहें, तो कैबिनेट में आज उन तमाम चीज़ों को रख भी सकेंगे, बातचीत भी कर सकेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट भी हमें आज यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का इन्होंने ऐलान किया था और जो नतीजे आए थे उसके बाद में ये पूरी तरह से एक तरह से जो एक्टिव गवर्नमेंट की जो सारी एक्टिविटीज़ थी उससे बाहर हो गए थे और ना बैठकों में शरीक हो रहे थे, ना दूसरे कामों को ये कर रहे थे। आज हमारे बीच में कैबिनेट के पश्चात ब्रीफिंग के लिए माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं और जोगाराम पटेल जी माननीय कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए
कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोज़गार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और हर प्रकार से रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिप्स पॉलिसी में इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली एमएसएमईज को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया है। नए यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमियों को भी रिप्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जो कि हमारी सिक यूनिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर से रिवाइव किया जाएगा, जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली के संबंधित एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंसेंटिव शुरू किए गए हैं। फ्लेक्सिबल लैंड कॉस्ट पेमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशक भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज सहित देय होगा। 8 प्रकार की पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पावर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश पर सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5% स्टेट जीएसटी प्रतिपूर्ति का पीएनजी की वैट दर पर 5% वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में ब्याज छूट का लाभ अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। खादी, ग्रामीण, पर्यटन और कृषि एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इसी प्रकार एमएसएमई के लिए स्टैंडर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैंडर्ड सेवा पैकेज की तुलना में निवेश सब्सिडी का लाभ अधिक अवधि 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए 100% स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है।
विशेष निवेशों मार्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए राजस्थान की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धता में सुधार हो सकेगा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है हर प्रकार से। हमारा राजस्थान बहुत जल्दी अन्य राज्यों की तुलना में अब ऐसा स्टेट बनने वाला है जहां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रोज़गार बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एक बहुत खुशखबरी मैं देना चाहूँगी सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत आवश्यक था। हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे पत्रकार बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारी सरकार कैसे और सपोर्ट कर सकती है, उसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में और सभी कैबिनेट के हमारे मंत्रियों ने इसका फैसला लिया है और इसका बहुत बड़ा ये जो काम हुआ है। धन्यवाद। अभी आगे दूसरे में एक बार कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, माननीय जोगाराम पटेल जी। लोकतंत्र को जीवित और समृद्ध रखने के लिए चौथे स्तंभ का और लोकतंत्र में आमजन की आवाज बनकर सरकार के ध्यान में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे लाने वाले सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार की आज एक खुशखबरी आपके लिए जैसा अभी बताया गया। इसके अलावा कैबिनेट में आज ये माना गया कि प्रशासन और सरकार के लिए हमारे कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। योजनाओं की क्रियान्विति, सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति, आमजन और सरकार के बीच में सामंजस्य और आमजन को उसकी अपेक्षा और आशा के अनुसार रिजल्ट मिले, इसलिए हमारे कर्मचारियों को बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग नाम से, कई ड्राइवर, कई वाहन चालक, कई और नाम से जाने जाने वाले हमारे कर्मचारी हो, हमारी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती का विषय हो और हमारे मंत्रालय कर्मचारी जो आपके आसपास देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमेशा आज तक की योग्यता 5वीं और 8वीं थी और भर्ती के अलग अलग प्रक्रियाएं थी। इसको कंसोलिडेट करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो फोकस है कि हमको इस साल 1 लाख की भर्ती के टारगेट से अबव जाना है और भर्ती में आरोप नहीं लगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहे और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भर्ती हो। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 10वीं पास की योग्यता होगी और इसकी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की जाएगी और वो लिखित परीक्षा करके करेंगे। लिखित परीक्षा होगी, अपना आप अपनी योग्यता के अनुसार आएंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार करेगा। हमारे जितने भी वाहन चालक हैं उनके अनेक विभागों में अलग अलग नाम हैं, उन सब का एक नाम पद कर दिया है वाहन चालक, ड्राइवर, और वो वाहन चालक भी अब 10वीं पास होगा और इसकी भर्ती भी इसी जो मैंने अभी बताई उसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
इतना ही नहीं, ये हमारे हमने अभी मोटे मोटे तौर पर आंकलन किया है तो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का करीब 60,000 के आसपास की भर्ती होनी बाकी है। इतना आंकलन तो दिन में होता है, तो हर महीने रिटायरमेंट के होते हैं और कोई कारण हो जाता है, रिक्तियाँ होती रहती है। तो मोटे मोटे आंकलन के अनुसार करीब 60,000 की भर्ती हमको करनी है। और ये जो दूसरे हमारे वाहनशाला के स्थानीय भर्ती निकाय है उसमें भी करीब 23,000 के लगभग 23,850 हमने जो आंकलन किया है के अनुसार भर्ती होनी है। और स्थानीय निकायों में इन सब को मिलाकर के हमारा जो टारगेट है उसको हम 1 लाख को अचीव करने के लिए निर्णय लिए हैं। हमारा जो कर्मचारियों का भर्ती बोर्ड, इसके अलावा जो विभिन्न निकाय है इसमें सफाई कर्मियों की भर्ती भी अनेक बार विवादित रही और इसका विधानसभा में आपने हमारे मंत्री जी का वचन सुना था, कितनी बार भर्ती हुई, विस्तृत हुई, भर्ती हुई। उसमें भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग उसमें निश्चित प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मियों की सभी भर्ती उनकी 2 साल के सफाई के अनुभव के आधार पर भर्ती करें और वो निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी। हमारे मंथली कर्मचारी जो है उनका L15 था, उसको हमने L16 कर दिया है ताकि उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार मानदेय मिल सके। और इसमें हमने राजस्थान गवर्नर सेक्रेटरी राजस्थान अटेंडेंस मिनिस्ट्रियल एंड क्लास 4 सर्विस रूल 2024 में कार्मिक विभाग की हमारी जो अधिसूचना थी 27/6/2024 को जारी की थी और उसी के अनुरूप हमने इसमें 2 वर्ष के छूट का अनुभव दिया है, उनको रिलैक्सेशन दिया है ताकि वो इसके अंदर आ सके। ये हमारे कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय थे। इसमें एक निर्णय हमारे पास और आया है, जो हमारे पंचायत राज के जो हमारे कर्मचारी हैं, ये अलग अलग विभागों में हुए, इसमें भी अलग अलग पद नाम थे। कई जगह पर हमारे पंचायत राज विभाग में सहायक प्रोग्राम अधिकारी था, लेखा अधिकारी था, लेखा सहायक था, समय प्रशिक्षण था। इन सब का हम एक पद नाम करके इसकी भर्ती की भी लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। इसको भी निश्चित किया है, इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे और एक ही पदनाम के नियम से भर्ती की जाएगी। ये हमारे कर्मचारी कल्याण से हमारा मेन टारगेट है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का, कि हमारे कर्मचारियों का भी उतना ही आमजन के साथ साथ कर्मचारी हमारे हैं और उनका भी कल्याण से संबंधित होना है। इसके अलावा सौर ऊर्जा हमारे लिए, जैसा मैंने पिछली बार भी 2-3 पीसी में आपसे निवेदन किया था, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम बार बार ये प्रयास करते हैं कि जब तक हम सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं हो जाए, सौर ऊर्जा में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक उत्पादन नहीं हो जाए, उससे हमेशा उद्योग हो, घरेलू उपभोक्ता हो या एग्रीकल्चर वाले हो, कृषि उपभोक्ता हो, घरेलू उपभोक्ता हो या उद्योग के उपभोक्ता हो, उनको निश्चित मात्रा में, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे, कृषि उपभोक्ताओं को 6 से 8 घंटे और उद्योग उपभोक्ताओं को निश्चित अवधि तक बिजली मिले। इस संबंध में हमारे लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा हमारे लिए सबसे अधिक पोटेंशियल है और सबसे अधिक हम उसका कर सकते हैं। विंड ऊर्जा भी है। इसके लिए हमने अभी तक करीब 10,418 हेक्टेयर भूमि विभिन्न कंपनियों को, जो हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो उद्यमी हैं जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाएंगे, उनको आवंटित कर दिए और हमारी अपेक्षा है कि 5,600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं से, 108 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना से हमें बिजली उपलब्ध होगी। और ये बिजली अगर हमको उपलब्ध हो जाएगी तो इसमें क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट, ये टेक्निकल है जिसका अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा हम लेंगे। इसका मेन हमको सूटेबल एरिया मिल गया जैसलमेर, वहाँ नाश्ता में लगाना का तय किया है। और क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर में जो घूमता वाला है, उसमें भी 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा हमारे जैसलमेर में लगेगी और 1100 मेगावाट का एक तो सोलर प्रोजेक्ट है। अब 100 मेगावाट का जो विंड सोलर प्रोजेक्ट है वो भी जैसलमेर के फलोदी में लगेगा। 1000 मेगावाट की सौर परियोजना जैसलमेर जिले के तहसील रामगढ़ में जो लग रही है
वो एक स्पेशल कैटेगरी में लगेगी, जिसका भूमि आवंटन का काम पूरा हो गया है। और इस तरह से विद्युत उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने, चाहे वो सौर उत्पादन हो, चाहे विंड उत्पादन हो, या जो हमारी प्रोजेक्ट में इकाइयाँ चल रही उनके माध्यम से हो। और इस तरह से हमारे पूरे एक फोकस है कि हम हमारे प्रदेश को विंड उत्पादन में, सौर उत्पादन में, या यूँ शॉर्ट में कहूँ कि सौर उत्पादन में, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए बार बार हमने ज़मीन अलॉटमेंट का इशू आता है तो हम अलॉटमेंट करते हैं, उनको कानूनन जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उसकी फैसिलिटी देते हैं। उनसे हम ये MOU करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आप टाइम पे अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे। और उसमें एक निर्णय हम ये भी करने जा रहे हैं कि ग्रीनरी ख़त्म नहीं हो, खेजड़ी हमारी बचे। वो हमारे राजस्थान की लाइफलाइन है खेजड़ी, और खेजड़ी कटने से अनेक लोगों को आपत्ति भी होती है, आपत्ति वाजिब भी है। ये भी तय किया जा रहा है, अभी निश्चित तय हो जाएगा कि हम जितने पेड़ काटने आवश्यक हो तो ही काटें, अदरवाइज खेजड़ी हो या कोई पेड़ हो हम नहीं काटें। ऐसी व्यवस्था करें। उन कंपनियों से भी हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, उनको लिखित में अभी नई शर्त जोड़कर भी तय करेंगे कि वो पेड़ नहीं काटें। अगर पेड़ काटना बहुत ज़रूरी हो गया है तो उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगावे, उनको सर्वाइव करें और ग्रीनरी बढ़ाएं। ये भी मोटे मोटे तौर पर निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की पॉसिबिलिटी है। और लिग्नाइट आधारित हमारी जो परियोजना है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा शेयर 74% है ताकि हम अपने कंट्रोल में रख सकें। और लिग्नाइट आधारित 3x25 मेगावाट लिग्नाइट तापी योजना है, उसमें भी 2,000 मेगावाट बिजली हमको मिलने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरे जो हमारे संयुक्त उद्यमी है NTPC, जिससे आप पूरी तौर से परिचित हैं, और RVUN, जिससे भी आप बदल, जिसमें हमारी 50% शेयर है, 50% शेयर उनका, 50% हमारा है। और वो भी हमें 660 से लगाकर 800 मेगावाट अधिक ये बिजली देगी। और इस तरह से हम सब मिला दें तो ये थर्मल हमारा 2320 पहले से ही दे रहा है और ये हमारा खुद का है। और इस तरह से हम आज की तारीख में हम कोशिश करते हैं कि आने वाले 2025 तक राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए, सभी उद्यमियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिजली मिले, हमारे काश्तकारों को दिन में 6 से 8 घंटे बिजली मिले, हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी तरह से 24 घंटे बिना इंटरफेस के, बिना किसी कटकटाव के, बिना इंटरफेस के बिजली मिले। ये मोटे मोटे तौर पर आज हमने तय किए हैं, जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध और विकसित राजस्थान के भागीदार बने। ये हमारा प्रदेश है, हम सब के गौरव का प्रदेश है, और हम सब मिलकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित प्रदेश अन्य अग्रणी राज्यों से भी आगे जावे, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है अमृतकाल में हमारा देश एक विकसित और समृद्ध देश बने, उसमें राजस्थान समृद्ध और प्रदेश विकसित बनेगा, तभी बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं पुनः आपसे एक विषय पे और निवेदन करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार फोकस है, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमको 5 साल में 4 लाख और इस साल में 1 लाख, और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है। जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया, 60,000 हम भर्तियाँ इसी साल जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी हम निकालेंगे, 23,000 अन्य जो मैंने पद बताए। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 60,000, 23,000 और भी कोई विभागों की समीक्षा हो रही है, जिस विभागों में भी निकलेगी, मेरे स्वयं के विभाग में भी 1500-1600 की वैकेंसी भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पक्का विश्वास है और उनको रात दिन इस बात पर लगे हुए हैं, संकल्प है उनका कि हम एक साल का, अगर एक साल में, एक वर्ष में 1 लाख भर्ती का कहा है तो इससे ज़्यादा ही भर्ती करें, और अन्य विभागों में दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने। मैडम आईफा लेके आए हो आप, तो ये जो हो रहा है राजस्थान जी नहीं, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा
कि रिप्स पॉलिसी 2024 में बहुत ज़्यादा फोकस है, टूरिज़्म पे भी है। हमारी टूरिज़्म की इकोनॉमी और भी आगे बढ़ सकती है, संभावनाएं बहुत हैं और सभी संभावनाओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम टूरिज़्म क्षेत्र में और लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आगे आने वाले समय में और भी पॉलिसीज़ आएंगी, टूरिज़्म की भी आएगी, उसमें और आईफा बहुत बड़ा जो ये काम हुआ है, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरा ये देखा कि ये बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान में, ये बहुत बड़ा अवार्ड शो जो विश्व स्तरीय अवार्ड शो है, ये राजस्थान में मार्च में होने जा रहा है। 25 साल आईफा के हो जाएंगे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके 25 साल। और हमारे राजस्थान में इतना बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अवार्ड शो नहीं हुआ। इससे टूरिज़्म बढ़ेगा और ना केवल टूरिज़्म, लेकिन जैसे फिल्म शूटिंग्स हैं और भी अलग तरीके के लोग एक हाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, इसमें अभी से नवंबर से लेके मार्च तक इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मूवी स्टार्स और इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं वो लोग आएंगे राजस्थान और हमारे राजस्थान को प्रमोट करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि अननोन डेस्टिनेशंस में ये लोग जाएं और उसके बारे में चर्चा करें और ये वर्ल्ड वाइड पब्लिसाइज भी हो। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किरोड़ी लाल जी ने क्या किया? जोगराम जी आज कैबिनेट की बैठक में कोई महत्वपूर्ण सुझाव दिया हो किरोड़ी लाल जी? मैं जी देखिए, जो मैं बात कर रही थी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले अपनी यूनिट लगाई, पिछली सरकार में विशेषकर ये हुआ, बहुत सारे MOU साइन हुए लेकिन धरातल पे नहीं उतरे और कुछ लोगों ने अपनी इंडस्ट्री शुरू भी कर दी, पर जो उनको सपोर्ट सरकार से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनको भी हम प्रयास करेंगे, अगर वो इच्छुक हैं तो, कि दोबारा से उनकी जो उनका यूनिट है वो दोबारा से चल पड़े, अगर वो चाहेंगे तो। दिया कुमार जी, जोगराम जी, किरोड़ी लाल जी ने कोई महत्वपूर्ण सुझाव दिया आज की बैठक में लंबे समय बाद? किरोड़ी लाल जी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके अनेक सुझाव निरंतर मिलते रहते हैं और उन सुझावों का संकलन जो है, सभी मंत्री सदस्यों का संकलन है, वो हमने आपके समक्ष रखा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष अनेक बार कहा है, वो अपना काम निरंतर है जो मंत्री कर रहे हैं। वन बाई वन ऐसे कोई समाचार होगा तो सबसे पहले तुरंत आपको देंगे। मेरे सवाल है, आपकी विभाग है, संविदा कर्मचारी को सुसाइड करना पड़ रहा है, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। क्या प्रदेश की वित्तीय हालत खराब है? 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिल पा रही है, हाईकोर्ट उसको सुसाइड करना पड़ रहा है और फिर सुसाइड के बाद आपका विभाग रातों रात आदेश निकाल रहा है। ऐसे सभी विभागों का हालत स्थिति खराब है, 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। चाहे कोई सा डिपार्टमेंट ले लो, RGHS ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, हम सब तरह की खबरें लगा हैं। मैं आपको हाँ कुछ 1-2 बार ऐसे अगर कहीं भी हुआ है तो तुरंत हम लोगों ने उनको जो भी सहायता सरकार दे सकती थी, सरकार ने तुरंत वो किया है। और जो फाइनेंशियल सिचुएशन की बात आप राजस्थान की कर रहे हैं, वो मैं कहूँगी कि पिछली सरकार ने जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी, उसका परिणाम है। बिल्कुल मिलेगी, बहुत जल्दी इन सब समस्याओं का समाधान निकलेगा। हम लोग जब से आए हैं तब से पूरी आर्थिक स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी जयपुर में सीएमओ में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश से जुड़े कई अहम फैसले किए गए। प्रदेश में रिप्स 2024 के तहत निवेश को बढ़ावा देने, प्रदेश के अंदर ऊर्जा से लेकर के भर्ती और आम आदमी से जुड़े बुनियादी मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। प्रदेश के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर 5 लाख भर्तियां, हर साल में 1 लाख भर्तियां और इस साल में करीब 60,000 भर्तियों को लेकर के बातचीत की गई। किस तरह से प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को
जो है बढ़ावा दिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि सौर ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराया जाए, इसमें लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। यहाँ पर अगर हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावे की बात करें, पर्यटन के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए रोज़गार को बढ़ावा देने की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के मामले में जो मिनिमम योग्यता है उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई। यहाँ पर 2 वर्ष के अनुभव से लेकर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10वीं जो है कक्षा की योग्यता निर्धारित करने को लेकर के फैसले किए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बातचीत की गई है। यहाँ पर जो पत्रकार अधिस्वीकरण है उसमें भी शिथिलता देने को लेकर के चर्चा की गई है। प्रदेश में कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ऊर्जा के क्षेत्र में हर वर्ग को नियमित ऊर्जा की सप्लाई मिले, और जो ख़ास तौर पर प्रदेश के अंदर निवेश और रोज़गार के मामले हैं इनमें भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रदेश है अग्रणी हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।